हम्म। तो आपको ए आर रहमान का जो अभी अभी जो बयान आया है जिसमें बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, जब आपने जी। ये देखा तो आपको तो बुरा लगा होगा कि रहमान भाई तो ऐसे हैं नहीं। और वो रहमान भाई 1989 के पहले तो दिलीप भाई थे, अभी जी। वो रहमान भाई हुए हैं। आपके पहले तक तो दिलीप भाई थे 1989 के पहले, अभी अभी वो रहमान भाई हुए। सॉरी। देखिए, जिस रहमान जी को मैं जानती थी, जिसके साथ मैंने लगातार 2001 से 2011-12 तक लगातार काम किया, दिनों रात काम किया। मतलब आधा टाइम मैं चेन्नई में, आधा टाइम बॉम्बे में। चेन्नई वाज माय सेकंड होम। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं लगा। जब मैंने सुना मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा। अब रहमान जी ने क्या सोच के क्या कह के कहा, आई कांट से दैट बिकॉज आई एम नॉट रहमान। और रहमान हम्म। जी मुझे 8 साल तक हम्म। बीच में कोई गाना नहीं गवाया, ना तो बुलाया। आई वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड, दुखी हो गई थी मैं, जो क्या हम्म। मेरा कसूर है, मुझे नहीं बुला रहे। फिर 2022 में उन्होंने मुझे बुलाया और ऐसा गाना दिया जो तमिल इंडस्ट्री को हिला दिया। सारे अवार्ड्स मुझे मिला उस गाने से, अरे तो मल्लीपुर। आप कब से कब तक डिप्रेस्ड थी? आपने वहां बहुत मशहूर डॉक्टर है, आपने उसका संपर्क ही नहीं किया। रिया चक्रवर्ती बड़ा मशहूर डॉक्टर है, आमिर खान जी बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, डिप्रेशन का इलाज उनके पास है। वो लेके इतना बड़ा बड़ा दवा लेके घूमती हैं डिप्रेशन का। हैं? तीन चार बड़े डिप्रेशन के डॉक्टर है वहां पर साहब, आपने उनको संपर्क नहीं किया? हैं? क्या बात करती हैं? अरे डिप्रेशन के लिए तो वहां पूरी इंडस्ट्री में कुछ डॉक्टरों ने दुकान खोल करके अपनी पूरी क्लिनिक चला रखी है, और रिया चक्रवर्ती तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और पीछे से आमिर खान उनके टीचर हैं। आमिर खान ने अपने भाई को पागल घोषित कर दिया। आमिर खान के भाई को लड़ना पड़ा अदालत में जाकर के, वहां से लेना पड़ा। और जो कि खुद ही डिप्रेस थे आमिर खान साहब हैं। तो आपने संपर्क क्यों नहीं किया मधुश्री जी? मेरा पति मुझे कमाल हो गया। नहीं, अगर आपने संपर्क नहीं किया, अगर कभी जिंदगी में अभी आपको, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप कभी डिप्रेस रही होंगी, ठीक है आपको नहीं ये रहा होगा, ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैंने तो कभी सुना नहीं कि आप डिप्रेशन में हैं। कभी कभी नहीं, गाने डिप्रेशन नहीं चलते। है। एक्चुअली क्या हम्म। था, एक हम्म। आदमी के साथ 2001 से जिनके साथ मैंने काम किया, लगातार काम किया, मोर देन 32 सॉन्ग्स मैंने गाया, और जो भी गाना गाया सुपर हिट। चाहे जोधा अकबर के इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, सब बड़े बड़े फिल्म में उन्होंने चांस दिया, मौका दिया, उनके साथ मैंने वर्ल्ड टूर तो किया, सब कुछ 32 किया। में से कम 10 तो गुनगुना दीजिए जो सुपर हिट थे आपके, और विदाउट ब्रेक। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त, तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, पल पल है भारी वो भी पिता है आई, मोहे बचाने अब आओ रघुराई, देखो आई होली रंग लाई होली, ये होली का गाना है। देन शर्मिंदा हूँ, ये गाना है। ए हम्म। मल्लिपू വെച്ച് വെച്ച് വാടുത് അന്തുവെള്ളി നില വന്ന് വന്ന് തേടുത് മച്ചാൻ എപ്പോ വരാ പോരെ മച്ചാൻ എപ്പോ വരാ പോരെ പത്ത് തല പാമ്പാ വന്ന മുത്തോ താരാ പോരെ നാവത്തായില്ല തത്തളിച്ച ദിനം സ്വപ്നത്തിൽ മട്ടുന്താ ഒന്നന സന്ധിച്ച മച്ചാൻ എപ്പോ വരാ പോരെ മച്ചാൻ എപ്പോ വരാ പോരെ। हम्म। अच्छा, जब आप तेलुगु गाना गाती थी तो क्या आप नक्षत्र स्टूडियो, हालांकि वहां पर फिल्म की एडिटिंग होती थी, तो आपने रामोजी फिल्म सिटी की यात्रा की है? जी। वाह, किस दौर में थी आप रामोजी फिल्म सिटी में? याद नहीं, आई थिंक 2006-7 ऐसा कुछ। 6-7 में। जी। मैं 2002-3 तक
था रामोजी फिल्म सिटी में, वहां से एनाडू टेलीविजन लॉन्च हुआ था, तो मैं कैंपस में ही रहता था। बहुत सुंदर ना, ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल कैंपस, जी जी जी। ब्यूटीफुल कैंपस, मैं उसी कैंपस में रहता था। बट आई वॉज द ओनली वन एंकर हु वॉज रिजाइडिंग इन द कैंपस, अरे वाह, और बाकी लोग सब बाहर रहते थे। क्या बात है। काफी दिनों तक रहा मैं। तो खैर, अब ये बात करते हैं कि अभी अरिजीत सिंह ने अलविदा कह दिया प्लेबैक सिंगिंग का। मैंने आपकी प्रतिक्रिया भी देखी है, आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरिजीत ने एक तरह से ठीक ही किया, क्योंकि एक ही स्टाइल का गाना बन रहा था फिल्म में। जो जिस टाइम में मैं बॉलीवुड में आई थी, और जो बचपन से जो हमारे दिमाग में एक था कि ऐसा लता जी का गाना, आशा जी का गाना, फिर अलका जी का गाना, तो एक इतनी वैरायटी, इतने कमाल कमाल के कंपोजिशन होता था, तो उसी से लगता था कि मैं भी ऐसे गाना गाऊं। अभी कुछ दिनों से गाने का स्टाइल चेंज हो गया है, एक ही हम्म। स्टाइल का बन रहा है गाना। और वो, हालांकि मैं सच बताऊं कि कमाल कमाल का कंपोजर है इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर है, लेकिन हम्म। जो गाना बन रहा है, किस लिए बन रहा है, किस दबाव में बन रहा है, मुझे मालूम नहीं। वही स्टाइल, सेम स्टाइल, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, पुराने गाने का रिमिक्स, तो लोग बोर हो जाते हैं। एक आर्टिस्ट, मैं बताऊं, एक ही स्टाइल का गाना मैं रोज गाती रहूंगी तो मैं हम्म। बोर हो जाऊंगी। तो अपना हम्म। क्रिएटिविटी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। और शायद अरिजीत ने सीखा, उनको लगा कि मैं यंग हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना अपना एक ट्रेंड चालू करे, एक जर्नी शुरू करे, जो कि बहुत अच्छा है। उसमें मुझे दो इंटरव्यू मुझे याद है। हम्म। हरिप्रसाद चौरसिया जी हम्म। फिल्मों में बहुत अच्छा बजाते थे। शुरू शुरू में जो आए थे, बहुत नाम किया उन्होंने, बहुत पैसा कमाया, लेकिन सडन उनको लगा कि मुझे और सीखना है। मैं तो सीखा ही नहीं, फिल्म हम्म। में जो म्यूजिक मुझे मिल रहा है वही बजा रहा हूँ, लेकिन हम्म। अपने के लिए मैंने क्या किया। तो हम्म। फिर उन्होंने क्लासिकल सीखना शुरू किया, और अन्नपूर्णा देवी, जो रविशंकर जी की पत्नी, उनके पास सीखना हम्म। शुरू किया। और आज देखिए, पूरी दुनिया में, इंडिया में तो छोड़िए, पूरी दुनिया में उनका नाम है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। हम्म। हाँ, मैं वो पूरी स्टोरी को जानता हूँ, अन्नपूर्णा जी की स्टोरी को भी, और हरिप्रसाद चौरसिया जी को, पंडित रविशंकर की स्टोरी, कैसे अन्नपूर्णा जी से वो जुदा हुए, वो सब एक कहानी है। अन्नपूर्णा जी के पिताजी बेसिकली उनको सिखलाते थे, वो उनके टीचर थे जब ये हाँ, जाते थे। खैर, अलाउद्दीन जी। हाँ, यस। तो उनके तो अरिजीत ने, आपके लिहाज से आपका कहना है कि अरिजीत ने अच्छा किया। और एक सिंगर के लिए, जैसे अगर मैं ये कहूं कि पंडित जसराज क्लासिकल सिंगर के हस्ताक्षर हैं, या पंडित भीमसेन जोशी, या कुमार गंधर्व, या आपकी फीमेल गायिका में किशोरी अमोनकर, शोभा गोटू, ये सब सारी जो कलाकार हैं, इनको प्लेबैक में, फिल्मों में बहुत कम गाई, लेकिन बहुत मशहूर अदाकार हुए। तो ये जरूरी नहीं है कि फिल्म, फिल्मों में आप डबल करते रहिए। देखिए आपकी बात नहीं काटती हूँ, फिल्मों में भी देखिए, लता जी, आशा जी ने गाया, लगातार गाया, हाँ। लेकिन क्या हाँ। वैरायटी दिया। अब सोचिए हाँ। कंपोजिशन क्या था। आशा क्या, जी ने बिल्कुल। तो कमाल कर दिया, गजल भी गाई उन्होंने, भजन भी हाँ। गाया, उन्होंने हाँ। कैबरे भी गाया, हाँ। आइटम सॉन्ग भी गाया। मतलब हाँ। एक उसमें एक आर्टिस्ट का, मैं बताऊं, एक आर्टिस्ट का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। बल्कि लता का आज मैं कल रेडियो पे एक कैबरे सुन रहा था, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मेलोडियस था कैबरे। हाँ, तो आप ये कह रही हैं कि लता, आशा, इन सबको वैरायटी दिया उसी इंडस्ट्री ने। अगर आप उनको वैरायटी देते हैं नए कलाकार को, तो बहुत अच्छा रहता है। जी, और अरिजीत में एक बहुत बड़ा दिल है कि अरिजीत के कारण बहुत सारे आर्टिस्ट को, जो उभरते हुए, जो यंग टैलेंट, सब लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते ना। जो अरिजीत के गाना गाएंगे तो हिट होगा, तो अरिजीत को ही चांस मिलता है, बाकी को चांस नहीं मिलता। तो अरिजीत को भी लगता है कि और भी सिंगर्स को आना चाहिए, उसका भी चांस मिलना चाहिए। ये बहुत बड़े दिल की बात है, सबके अंदर ऐसा नहीं है। तो अब जैसे जनरली जो कलाकार होते हैं, वो बेसिकली वो सूफी सूफी मिजाज के होते हैं, और खास तौर से गायक गायिका तो बिल्कुल होते हैं। लोग कहते हैं, बल्कि अमिताभ बच्चन का मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था कि उनको जब पूछा गया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे नेकदिल इंसान कौन है, तो उन्होंने मोहम्मद रफी साहब का नाम लिया। कहा बिल्कुल कि सही। उनसे उनसे नेकदिल इंसान मैंने देखा नहीं है। तो जनरली जो गायक होते हैं, वो बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, या सूफियाना उनका मिजाज होता है।
वो जी पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाते हैं। अब मैं जरा बॉलीवुड की पॉलिटिक्स पर बात करना चाहता हूं। क्या आपको बॉलीवुड के पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ा? बहुत। मधुश्री को और हम लोग सुन पाते बेहतरीन तरीके से। क्या पॉलिटिक्स ने मधुश्री को बहुत पीछे छोड़ दिया? देखिए पीछे तो नहीं छोड़ दिया, मैंने बहुत काम किया, अभी भी कर रही हूँ, लेकिन हाँ, बहुत काम कर सकती थी, बहुत बड़े-बड़े काम हो सकता था, लेकिन इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स। और क्या होता है, अपनी जो कम्युनिटी है, इनसिक्योरिटी के कारण कि अरे! इसके गाना फिर से हिट हो जाएगा तो हम कहाँ जाएँगे? ये करके जो होता है ना, ये लोग बहुत पॉलिटिक्स किया। इस तरह से पॉलिटिक्स सामने कुछ कोई कुछ आपको नहीं कहेंगे, सामने तो अरे! मधु तू तो कमाल है। लेकिन पीछे सेक्रेटरी के थ्रू में, मैनेजर के थ्रू में, दोस्त के थ्रू में, पिता-माता के थ्रू में, ऐसे-ऐसे कुछ करेंगे कि आप वहाँ से आप नहीं आ पाओगे। आप बता मैं बताऊँ, कभी नीम-नीम हिट हो जाने के बाद एक हलचल मच गया था इंडस्ट्री में, बहुत गाना मिलने लगा। तो सब लोग चाहते थे मैं गाऊँ, बहुत सारा गाना मैं नहीं गा पाई। क्यों? कहाँ गया स्टूडियो प्रोड्यूसर को, जी मधुश्री अभी है नहीं, वो तो रहमान जी के चेन्नई में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडियो में रिकॉर्डिस्ट को सिखाया गया क्यों नहीं है, लोगों को सिखाया गया। अब प्रोड्यूसर जो है, बड़े-बड़े प्रोड्यूसर है, उनको मैं तो इतना नंबर 1 नहीं बन गई थी कि मुझे मेरे बिना लता जी ने तो बन गई थी कि मेरे बिना उनको होगा नहीं, मेरे लिए इंतज़ार करे। तो अच्छा मधुश्री नहीं है, चलो ठीक है उनको बुलाओ। इस तरह से बहुत काम छूट गया था मेरा, बहुत। आवाज़ को दबा दें, कैसे मिक्सिंग करके गाना मैंने कुछ स्टूडियो में गाया, ठीक लगा मुझे। फिर जब ऑडियो देखा मैंने, सुना अरे! ये तो आवाज़ में कुछ अजीब-सा कर रहे हैं। इस तरह से घटिया पॉलिटिक्स हुआ है।